देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, कल आप लोग देख रहे थे कि एबीपी न्यूज चैनल पर सुमित अवस्थी एक इंटरव्यू ले रहे थे और वह जो सुमित अवस्थी का इंटरव्यू था वह अखिलेश यादव से चल रहा था। अखिलेश यादव से इसलिए चल रहा था क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे, तो विपक्ष के नेता के नाते उनसे तमाम सवाल किए जा रहे थे लॉकडाउन को लेकर के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सवाल वो किए जा रहे थे उसका जहां कि सीधे सीधे अखिलेश यादव जी क्यों नहीं जवाब दे रहे थे, यह तो मैं नहीं जान सकता। हो सकता है कि वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो उसका लिहाज कर रहे हों, या हो सकता है कि योगी जी के और उनके जो कि रिश्ते हैं उस रिश्ते को मैं यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो रिश्ता है वो बड़ा मधुर रिश्ता होता है और वह घर के अंदर का रिश्ता होता है, यानी ससुराल का रिश्ता होता है। हो सकता है कि उसके वजह से वो उनका सवालों का सही जवाब न दे पा रहे हों, या हो सकता है कि अखिलेश यादव जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होने के नाते वो सीधे सीधे जवाब न दे रहे हों, या हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि कहीं मीडिया के लोग हमारे ही सवाल हमारे जवाब का उलूल जुलूल हिसाब न निकालें, उसके लिए हो सकता है कि वो जवाब न दे रहे हों। लेकिन मैं एक किसान होने के कारण, मैं एक आम आदमी होने के कारण, मैं सुमित अवस्थी के एक एक सवाल का मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूं। और जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, अनुग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुपों में ले जाएं, लोगों को जोड़ें। जितना अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। सुमित अवस्थी के सवालों का जो जवाब है उसको लेकर के मजा आएगा कि आखिर सुमित अवस्थी के सवाल क्या थे और उन सवालों का आम जनता क्या चाहती है और कैसे जवाब देना चाहती है, वह मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूं। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, वॉच पार्टी चलाएं, लोगों को इनवाइट करें और लोगों को जोड़ते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ेंगे उतना मज़ा आएगा। सबसे पहला सवाल सुमित अवस्थी का अखिलेश यादव जी से था कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका सबसे सीधा सवाल ये था कि लॉकडाउन होना चाहिए था। लॉकडाउन अगर होना चाहिए था तो उस लॉकडाउन होने के पहले सारी तैयारी कर लेना चाहिए था, सारी तैयारी के बाद लॉकडाउन करना चाहिए था। तो हो सकता है कि यह लॉकडाउन फेल नहीं होता। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के हुआ, बिना सोचे समझे हुआ, और या तो फिर गरीबों को, मजदूरों को और किसानों को मारने की तैयारी था, उनको कमजोर करने की तैयारी थी, इसलिए लॉकडाउन अचानक किया गया। इस लॉकडाउन से आतंकवाद कमजोर नहीं होने वाला था नोटबंदी की तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वह जो है प्रयोगशाला की तरह किसी भी कानून को लाते हैं, किसी भी फैसले को लाते हैं तो उस फैसले को वह प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, और जैसे जैसे उसका रिजल्ट गलत आता जाता है और जब रिजल्ट गलत आता है तो उसको घुमा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, यानी कोई भी फैसला हो उनका, उसका गलत परिणाम जब होता है तो उसको दूसरी तरफ घुमा देते हैं। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाएं, ग्रुपों में शेयर करते जाएं। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो फिर मजा नहीं आएगा। दूसरा सवाल यह था सुमित अवस्थी का अखिलेश यादव से कि जिन मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया वहां संक्रमण बढ़ गया है और भारत में लॉकडाउन हुआ तो वहां संक्रमण नहीं बढ़ा है। सुमित अवस्थी को मेरा जवाब है कि अगर अन्य मुल्कों में संक्रमण, लॉकडाउन नहीं हुआ तो संक्रमण बढ़ गया, और आखिर भारत में जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय मात्र 1000 कोरोना पॉजिटिव लोग थे, कोरोना संक्रमित लोग थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब 1.25 लाख के आसपास कैसे पहुंच गए? अगर लॉकडाउन सक्सेस था
तो ये 1.25 लाख कैसे पहुंच गए, यह जवाब मेरा है सुमित अवस्थी के लिए। उसके बाद सुमित अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ, क्या अखिलेश जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ, अखिलेश जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब अखिलेश जी को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश की जनता को दिखाई दे रहा है। देश को, जनता को यह दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन में कई हजार मजदूर मार दिए गए, कई हजार मजदूर भूख से मर गए, कई हजार मजदूर प्यास से मर गए, कई हजार मजदूर दुर्घटनाओं में मर गए और कई दर्जन मजदूर रेल की पटरियों पे मर गए। यही लॉकडाउन का फायदा है। लॉकडाउन का फायदा ये आम पब्लिक को मिला कि नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन का फायदा सरकार को मिला, लॉकडाउन का फायदा भाजपाइयों को मिला, जो कि आप देख रहे हैं कि ये लोग घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला करते चले जा रहे हैं। मैं पहले ही कहा था कि यह जो कोरोना के संकट में जितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है कि शायद इतना बड़ा घोटाला आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ होगा। आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले हिमाचल में पीपीई किट चोरी करते हुए किस तरीके से भाजपाई लोग पकड़े गए, किस तरीके से पकड़े गए। तो इसका लॉकडाउन का जो फायदा हुआ है, यह भाजपाइयों को फायदा हुआ है, भाजपा के नेताओं को फायदा हुआ है, हिंदू मुसलमान करने वालों को फायदा हुआ है। यही मीडिया है जो जमाती जमाती कर रही थी और एक कह रही थी कि जमातियों ने देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया, ये उनको फायदा हुआ होगा, लेकिन आम जनता को फायदा नहीं हुआ है। लॉकडाउन से आम जनता को इतना ही फायदा हुआ है कि उनकी लाठी डंडों से पिटाई हुई है, उनको उनके ही घरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, 5 किलो चावल के लिए उनकी पिटाई की जा रही है। उसके बाद सुमित अवस्थी का तीसरा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनको नौकरी दूंगा, एमयू पर साइन भी कर दिए हैं वो, यानी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जी यही कर रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सीमाएं सील कर दी जा रही हैं, उनको उनके ही घरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके ही राज्यों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि हम एमयू पर साइन कर दिए गए हैं, ये उनका वही साइन है कि ये लोग दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल पर बस देते हैं और ये कहते हैं कि हम उनको फ्री में लाएंगे, और जैसे ही वो बसों में बैठते हैं, वो बसों में बैठने के बाद उनसे किराया वसूला जाता है। क्या यही रोजगार दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी? और जो कह रहे हैं कि हम मजदूरों को रोजगार देंगे, ये योगी जी मजदूरों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, योगी जी मजदूरों को लाठियों से पिटवा रहे हैं। वही योगी जी हैं जिन्होंने मजदूरों का शोषण होने से रोकने के लिए देश के अंदर कानून बने थे, उसमें से 38 कानूनों को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया। क्या यही फायदा पहुंचा रहे हैं? यही फायदा पहुंचा रहे हैं योगी जी। उसके बाद जो है सुमित अवस्थी का सवाल आता है 6वां कि विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी सरकार को बसें मुहैया कराते हैं और बॉर्डर पर ले आकर के राजस्थान से बसें खड़ी कर देते हैं, तो यह जो राजनीति हो रही है इस राजनीति पर क्या बोला जाएगा? अरे सुमित अवस्थी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह सवाल उनको योगी जी से पूछना चाहिए और योगी जी को ये बताना चाहिए कि आखिर हमारे पास 70,000 बसें हैं, 70,000 बसें हैं, तो 70,000 बसों के होने के बाद भी हम प्रियंका की बसों को क्यों लेंगे? लेकिन इन लोगों ने इतना प्रोपोगंडा करते हैं, इतना प्रोपोगंडा रचते हैं कि जिसकी हद नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब, उसके बाद इनका सवाल होता है 7वां नंबर, ये पूछते हैं कि अखिलेश जी आप विपक्ष के नेता हैं, हमारे योगी जी जो है वो डेली मीटिंग कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं और सुबह सुबह अधिकारियों को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप सड़क पे नहीं जा रहे हैं, ये क्या बात है? तो अखिलेश जी का जो जवाब आता है वह जवाब कहीं ना कहीं जनता को निराश करता है,
वो कहते हैं कि हम सड़क पर इसलिए नहीं जा रहे हैं, अगर सड़क पे जाएंगे तो आप मुकदमा लिख देंगे। यह सवाल जो है अखिलेश जी का बिल्कुल गलत था, यह जवाब नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि जिस समाज के लोगों का, जिस जाति के लोगों का, क्योंकि ये तो जातिवादी का भी टैग लगाते हैं कि अखिलेश यादव हैं तो यादवों के लिए काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी को ये बोलना चाहिए कि मुकदमों से हम कहाँ डरने वाले हैं। और कब से मुकदमों से कौन डरता है? जिसके वंशजों की पैदाइश ही जेल में हुई हो, जिसके वंशजों की पैदाइश ही जेल में हुई हो और जेल के ताले तोड़ के निकला हो, उसको जेल का डर कहाँ से होना चाहिए? यह जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप लोग बताइए। तो लेकिन यही मीडिया वाले ये कहते कि अगर विपक्षी नेता जैसे ही निकलते हैं सड़क पर तो ये लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है, यही लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस दिन अगर विपक्ष में बैठे लोग अगर जेल से डरेंगे, मुकदमों से डरेंगे, तो जो देश की आम जनता है, आम आवाम है, वह कैसे लोगों पे विश्वास करेगी, कैसे विपक्ष पर विश्वास करेगी? उसके बाद सुमित अवस्थी का सवाल होता है 8वां। लेकिन अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग ग्रुपों में शेयर करें और टाइमलाइन पे शेयर करें। आप लोग ग्रुप में कैसे शेयर करेंगे कि वीडियो को क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, शेयर के बटन पे जाएं, उसे दबाएं और जैसे ही दबाएंगे आपको 3 मुंडी दिखेगी, 3 मुंडी बनी होगी, वहां लिखा होगा शेयर टू ग्रुप और या तो 3 मुंडी बनी होगी, उस मुंडी पे क्लिक करें और क्लिक करके आप शेयर करते जाएं और वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। उसके बाद सुमित अवस्थी का सवाल होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है। तो तीनों पार्टियों को इकट्ठा होकर के सरकार को घेरना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि सुमित अवस्थी जी को मैं बताना चाहता हूं कि यह काम मीडिया के लोग करते हैं, सरकार की चापलूसी करना, सरकार के नाकामियों को छुपाना और जनता के दर्द को, जनता की पीड़ा को उजागर न करना। जब एक चैनल शुरू करता है तो जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं सारे लोग वही खबर चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है कि सारे चैनल के लोग आपस में गठबंधन कर लिए हैं। तो जो सारे लोग गठबंधन कर लिए हैं तो इस गठबंधन को, इन लोगों को जनता के पक्ष में खबर दिखाना चाहिए, न कि सरकार के पक्ष में दिखाना चाहिए। उसके बाद सुमित अवस्थी का एक सवाल आता है कि आप अखिलेश जी, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास सबूत क्या है? हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार पे सवाल खड़ा करें तो आपके पास सबूत होना चाहिए। लेकिन जब सरकार फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करे, यही सरकार जो पुलवामा शहीदों के नाम पे राजनीति किया, पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगे और जब देश की जनता उनसे सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर हमारे 50 जवान शहीद हो गए, सरकार उस पर क्या कर रही है? तो सरकार जो है फर्जिकल स्ट्राइक यानी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वो कितने लोगों को मारती है, कितने लोगों को नहीं मारती है, ये वही मीडिया के लोग हैं कि इनको जो है हर चीज पर निगाह हो जाती है। यही मीडिया के लोगों ने कहा कि बालाघाट में 350 आतंकी मार दिए गए, 350 आतंकी मार दिए गए, ये बता दिए। लेकिन यही मीडिया के लोग जब 300 किलोग्राम आरडीएक्स 4 व्हीलर से देश के अंदर आया, 50 जवान शहीद हो गए, 50 जवान शहीद हो गए, तो इनको पता नहीं लगा, इनको दिखाई नहीं दिया कि आखिर आरडीएक्स लाने वाला कौन है। लेकिन बालाघाट इनको दिखाई दे गया और जब लोगों ने कहा कि आप लोगों ने फर्जी बात कही है, वहां एक भी आतंकी नहीं मरा है, तो लोगों ने कहा इनको सबूत चाहिए। ये सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं। तो यही लोग, यही जो दलाली करने वाले लोग हैं, यही मीडिया चैनल के लोग हैं, कल आज सबूत मांग रहे हैं। अरे सबूत अगर मांगना है तो आप जनता के बीच में जाओ ना, पब्लिक के बीच में जाओ, जनता के बीच में जाओ, वहां सबूत मांगो सरकार के खिलाफ कि आपके पास क्या सबूत है। जनता अगर थोबड़ा नहीं बिगाड़ दिया, 5 मिनट के अंदर जनता सबूत दे देगी। अगर आज वास्तव में मीडिया के लोग अगर पब्लिक के बीच में चले जाएं, गांव के बीच में चले जाएं,
कोटेदारों के यहाँ जो लाइन लगी है 5 किलो चावल के लिए लोगों की हत्याएं हो जा रही है, वहां जाके अगर मीडिया वाले खड़े हो जाएं और लोगों से सवाल पूछने लगें तो हो सकता है कि मीडिया वालों का थोबड़ा 2 मिनट में पब्लिक लाल करके उनको सबूत भी दे देगी, सबूत भी पेश कर देगी और वह सबूत शायद हॉस्पिटल में मिलेगा इनको। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मीडिया के लोग जो है ये आखिर कब तक दलाली करते रहेंगे सत्ता की। इनको जो है चौथे लोकतंत्र का स्तंभ माना गया है, जनता के बीच की और सरकार के बीच की कड़ी माना गया है। आखिर ये कब तक विपक्ष से सवाल करेंगे? ये सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? ये सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? अभी जो है सुमित अवस्थी जी कह रहे थे कि योगी जी जो है अस्पतालों में जा रहे हैं, वेंटिलेटर को खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं कितनी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर योगी जी को इतना हमदर्द होता वेंटिलेटर का और जो है गरीबों का और आम जनता की, तो उनको लाठियों से क्यों पिटवाया जाता? यही योगी जी कहते हैं कि कोई भी मजदूर को पैदल, साइकिल से, बसों से उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। यही योगी जी अगर इनको वेंटिलेटर से और मजदूरों से इतनी हमदर्दी थी तो ये बसों में बैठा के उनसे 800 रुपए किराया क्यों लिए? क्यों आखिर किराया वसूल रहे थे? अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेहनत करके कम से कम 2000 लोगों को जोड़ दीजिए, और जैसे ही 2000 लोगों को जोड़ोगे आप, एक एक क्रांतिकारी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करूंगा। क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं आप लोगों के बदौलत, क्योंकि मेरा पेज जो है इस समय पूरी तरीके से इतना रिपोर्ट हो गया है कि लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। लेकिन जो भी लोग जुड़ रहे हैं 10%, 5% लोग, उनकी ताकत के बदौलत मेरी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचा दी जाती है। यह जो ताकत है, यह मेरी ताकत आप लोग हैं, आप लोगों के बदौलत मेरी ताकत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी विपक्ष के लोग मीडिया पे जाएं तो मीडिया के लोगों को ये न कहें कि आप भाजपा के एजेंट हो, आप सीधे सीधे अपने सवालों का जवाब दें। कल अखिलेश जी ने जैसे ही कहा कि अगर हम सड़क पे जाएंगे तो आप लोग मुकदमे लिख दोगे, तो उस समय मुझे दुख हुआ, मुझे पीड़ा हुई, क्योंकि मैं सपाई नहीं हूं, लेकिन मैं सरकार की नीतियों का विरोधी हूं, सरकार के नीतियों का विरोध करता हूं। तो अगर सरकार के नीतियों का विरोध करता हूं तो मैं विपक्ष के साथ हूं। विपक्ष का मतलब यह है कि चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जो भी हो, मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं। लेकिन आज जो ये है कि अगर हम सड़क पे निकलेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, तो मुकदमे की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, जहां तक मुझे अनुभव है कि जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, यह डॉक्टर लोहिया के नाम पे हुआ है। राम मनोहर लोहिया जी जो हुआ करते थे, उनका यह नारा हुआ करता था कि पिछड़े पांव में 100 में 60, और उनका यह कहना था कि अगर जो है सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ है वह संघर्षों के बदौलत हुआ है, संघर्ष करने के लिए हुआ है, पिछड़ों को उनका हक और अधिकार देने के लिए हुआ है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी अगर डरने लगी मुकदमे से, अगर समाजवादी पार्टी मुकदमे से डरने लगेगी तो आखिर फिर समाजवादी पार्टी का वजूद क्या रहेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादियों को मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, उनको जेल जाने से नहीं डरना चाहिए, उनको संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जो भी नेता अगर जेल से डर जाएगा, मुकदमे से डर जाएगा, तो उसकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों की पैदाइश, जिनके पूर्वजों की पैदाइश जेल के कारागार में हुई और वो नहीं डरे, देश के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए वो लास्ट तक लड़ते रहे, तो आज जो आम आदमी है वो उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जेल जाने से लोगों को नहीं डरना चाहिए। और जो आदमी जनता के हितों के लिए अगर जेल नहीं जाएगा तो फिर वो जनता का नेता किस बात का रहेगा? अभी आप देख लीजिए कि बिहार के अंदर जिस तरीके से वहां जो है जेपी यादव के पूरे परिवार की हत्या हो जाती है और विपक्ष वहां जो है पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है, पूरी ताकत के साथ ललकार रहा है, और वहीं सरकार जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही है।
तो हम ये कहते हैं कि अगर अपने लोगों को बचाने के लिए कोई जातिवाद का अगर टैग लगा देता है आप पर, तो उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे क्यों हटेंगे भाई? ये तो विरोधी तो अपना कल बल छल हर चीज लगाएगा, वो हर तरीके का प्रयास करेगा, आपको दबाने का प्रयास करेगा, आपको डिमोलाइज करने का प्रयास करेगा। देखिए, हमने अंग्रेजी बोल दिया, मैं साधारण सा किसान हूं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, मैं हिंदी में ही बात करता हूं, लेकिन अंग्रेजी थोड़ा सा निकल गया, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रतापगढ़ के अंदर जिस तरीके से पटेलों की हत्या कर दी गई, उनके घर जला दिए गए। उसके बाद आपने देखा होगा बदायूं के अंदर बृजलाल मौर्य की हत्या कर दी गई, पुष्पेंद्र यादव को गोली मार दिया गया झांसी में, अनामिका यादव को गोली मार दिया गया कानपुर में, और उसके बाद पिंटू पटेल को मार दिया गया कोरांव में, और अभी हाल में केशव मौर्य के क्षेत्र गृह जनपद में वहाँ कुशवाहा समाज के लोगों को मार दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी पिछड़ों के नेता अगर हैं तो उनको कहीं न कहीं निकलना चाहिए इसके विरोध में और सड़क पे आना चाहिए, उनको जेल से नहीं डरना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी पिछड़ों के लिए नहीं लड़ेंगे, पिछड़ों पर विश्वास नहीं जीतेंगे, उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे, तो आखिर क्यों लोग आपको वोट करेंगे, क्यों आपके साथ आएंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे चापलूस लोग भी हैं, तमाम ऐसे चाटुकार लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितना ही उत्पीड़न करेगी पिछड़ों पर, पिछड़े लोग उतना तेजी से आपके साथ आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। यह वही लोग कहते हैं जो जमीन पे नहीं आना चाहते, जो सपा गवर्नमेंट में करोड़ों रुपए बनाए हैं, वो लोग जमीन पे नहीं उतरना चाहते हैं। और जमीन पे इसलिए नहीं उतरना चाहते कि उनको पता है कि अगर अखिलेश जी अगर जमीन पे उतरेंगे तो हमको भी जमीन पे उतरना पड़ेगा, और अगर वो जेल गए तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा, और अगर उनके साथ हम अगर जेल चले गए तो ये जो हमारे महल खड़े हैं, हमारी कोठी खड़ी है, जो हमें एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं, फार्चूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये जेल में जब जाएंगे तो ये सारी सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं, वहाँ एसी मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की उत्पीड़न कर रही है। और उसके बाद मैं सुमित अवस्थी जी से यह कहना चाहूँगा कि सुमित अवस्थी जी को अगर सवाल पूछना है तो ये सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप लोग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जापान से लाते हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, जिसकी स्पीड होगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और साधारण ट्रेन जो 70-80 की स्पीड में चल रही है उनको जाना है बलिया, गोरखपुर, देवरिया, और चली जा रही है उड़ीसा और बंगाल। तो जो ट्रेनें आप 100 की स्पीड की ट्रेनें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, अगर बुलेट ट्रेन चलेगी तो वो इतनी स्पीड होगी कि अगर जरा सा रास्ता अगर भटकेगी तो हमें लग रहा है कि वो 7 समुंदर पार चली जाएगी। तो यह सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं और मुद्दों पर लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और हर उस समाजवादी पार्टी के चापलूस नेता, चाटुकार नेता तक पहुंचाने का काम करें जो कि अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं लोग, और उनको जेल का डर दिखा रहे हैं, जेल का भय दिखा रहे हैं, और आंदोलन करने के लिए उनको आंदोलन न करने के लिए उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये चापलूस और चाटुकार नेता जो हैं, जो सपा के सरकार में संपत्ति बनाए और छोटे निचले कार्यकर्ताओं का अपमान किए, छोटे निचले कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संघर्ष किए, लड़े और इनको सत्ता में लाए, लेकिन उन लोगों की कहीं भी ठीक ढंग से उनको जो है सम्मान नहीं मिला, उनको अपमान झेलना पड़ा, जिसका खामियाजा इतना काम करने के बावजूद। अखिलेश यादव का यही नारा था कि मेरा काम बोलता है। तो आखिर जब आपका काम बोलता था तो आप सत्ता से बाहर क्यों गए? आपको सत्ता से बाहर जाने का कारण ये था कि आपके चापलूस और चाटुकार नेता जो कि केवल आपको घेर के लखनऊ में बैठे रहे और आपके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक नहीं पहुंचा, और जो छोटे कार्यकर्ता थे, जो संघर्ष करके आपको वोट दिलाते थे, आपको जिताते थे, उनका अपमान हुआ और पोलिंग बूथ पर मजबूती के साथ नहीं खड़े हुए, जिससे आपका काम बोलता जो था कि आपका काम बोलता है, वो आपका काम बोलता है नहीं, आपका सत्ता डोलता है में परिवर्तित हो गया। यह आपके चापलूस और चाटुकार नेताओं के कारण हुआ, और आज वही लोग, आज भी वही
लोग आपको पता नहीं कौन सा सलाह दे रहे हैं, कौन सी राय दे रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे पिछड़े समाज के लोगों को गोली मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर से आंकड़ा इकट्ठा कर लिया जाए तो 2017 से लेकर के अब तक कम से कम 10,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी है, और जिनमें से 98% पिछड़ों समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं, और दलितों की हत्याएं हुई हैं। कुछ सवर्णों की भी हत्याएं हुई हैं, और उन सवर्णों की हत्याएं हुई हैं जो कि पिछड़े और ओबीसी दलित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनकी हत्या हुई है। तो इन हत्याओं के विरोध में आपको सड़क पे आना चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, और आपके ये जो चापलूस और चाटुकार नेता हैं, आपको इनसे सावधान रहने की जरूरत है अगर आपको सत्ता में आना है तो।